हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक धमाकेदार वीडियो के साथ और बात करेंगे कंजक्शन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो। हर एग्जाम में आपको 1-2 नंबर के या 3 नंबर के कंजक्शन अक्सर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर। तो आज इस कंजक्शन की जो प्रॉब्लम है इसको जड़ से ही दूर कर दूंगा और आपका जो कंजक्शन का टॉपिक है उसको आज कंप्लीट करेंगे। इसी में पूरा कंजक्शन कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए तो बात करते हैं कंजक्शन की। दोस्तों कंजक्शन होते क्या है, सबसे पहले जानने की कोशिश करें। कंजक्शन दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस यानी कि दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर सकते हैं। यानी कि दो फ्रेज हो सकती है, दो वर्ड्स हो सकते हैं, दो सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, तो जो एंड है ये दोनों को, राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। बात यहाँ समझ में आई। आगे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सके। तो यहाँ सो दैट क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। किन किन को, आई एम टीचिंग यू कैन गेट गुड मार्क्स, तो इन दोनों को जोड़ने का काम सो दैट कर रहा है। तो सो दैट क्या हो गया, यहाँ कंजक्शन हो गया। यहाँ बात क्लियर हो गई होगी आपको कि कंजक्शन क्या होते हैं। आई थिंक क्लियर है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक बार में ही देखते ही समझ में आ जाए। तो कंजक्शन मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं, एक सिंपल कंजक्शन, एक का नाम दे देता हूं सिंपल कंजक्शन, दूसरे का कंपाउंड कंजक्शन। ध्यान रखना, सिंपल कंजक्शन और कंपाउंड कंजक्शन। सिंपल कंजक्शन में मैं कैटेगराइज कर रहा हूं ऐसे शब्द, ऐसे कंजक्शन जो एक पार्ट होता है, जिनके दो पार्ट नहीं होते, एक पार्ट यानी कि एक ही सिलेबल होता है, या हम बोले एक ही पार्ट होता है। जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, सो दैट। यहाँ देखिए सो दैट अलग अलग भी होते हैं, सो दैट इकट्ठे भी होते हैं। सो का मतलब इसलिए, दैट का की, और सो दैट का ताकि। इफ, अनलेस, until, as soon as long as far as well as, और जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे, what, when, where, how, who, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ये भी कंजक्शन का काम करते हैं। तो ये हमारे हो गए सिंपल कंजक्शन। ध्यान रखना, मैं आपको मतलब भी बताता चलता हूँ, ध्यान से देखना। एंड का मतलब और होता है, बट का लेकिन, और का यहाँ या, बिकॉज का क्यों, क्योंकि, सॉरी, सो का इसलिए, दैट का की, सो दैट का ताकि, इफ का यदि, अनलेस का यदि नहीं, अनटिल का जब तक, एज सुन एज का जैसे ही वैसे ही, एज लॉन्ग एज का जहाँ तक, और एज फार एज का जहाँ तक। अब इनमें अंतर ये होता है, यदि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो एज लॉन्ग एज का यूज करते हैं। यदि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं यानी कि अपनी फीलिंग की बात कर रहे हैं तो एज फार का एज यूज किया जाता है। एज वेल एज, साथ ही साथ, और एक क्वेश्चन वर्ड। अब आगे बात करें कंपाउंड कंजक्शन की। ध्यान देना, कंपाउंड कंजक्शन। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लेना सिंपल कंजक्शन का, आपको ये पता होने चाहिए, फिर मैं एक एक को करवाऊंगा। कंपाउंड कंजक्शन की बात करते हैं तो इसमें देखने को मिलता है नॉट ओनली बट आल्सो, यानी कि मतलब होता है ना केवल बल्कि, नाइदर नॉर, ना तो ना, आइदर और, या तो या, सो दैट, इस इतना की। ध्यान देना, इतना की। टू, इसका भी नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, इतना की मतलब कम, और नो सूनर देन, जैसे ही वैसे ही, ये इस तरह से यूज किया जाता है। हार्डली व्हेन, मुश्किल से जब। बोथ एंड, दोनों और, इस तरह से मतलब होता है। वेदर और, इसका मतलब होता है चाहे या। लिस्ट, शुड, लेस्ट, शुड, ऐसा ना हो कि, इसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि। नेक्स्ट है आल्दो या दो, इसका पेयर बनता है यट के साथ, तो हो जाएगा हालांकि, डैश, फिर भी। इस तरह से हमने देखा कि एक कंपाउंड कंजक्शन हो गया। क्लियर। तो ये हमने पढ़े थे सिंपल, और ये कंपाउंड आपके सामने है। हिंदी में मतलब है, आपको पेयर याद रखने हैं। जो कंपाउंड कंजक्शन बताए आपको एक ना एक एरर इसमें देखने को मिल जाती है। पेयर मैं फिर बता रहा हूँ जल्दी जल्दी।
नॉट ओनली का बट आल्सो से, नाइदर का नॉर से, आइदर का और से, सो का दैट से, टू का टू से, नो सुनर का देन से, हार्डली का वेन से, बोथ का एंड से, वेदर का और से, लेस्ट का शुड से और आल्दो या दो का येट से बनता है। इस तरह से पेयर होते हैं। तो ये पेयर याद रखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इनको एक एक करके और समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को जुड़े रहें लास्ट तक, बस वीडियो को छोड़ना नहीं है आपको, और ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड कंजक्शन की। कंपाउंड कंजक्शन में क्या क्या आते हैं ऑलरेडी मैं लिस्टेड कर चुका हूं। अब ये तीन आपके सामने लिखे हैं, ध्यान देना, मैं तीन इसलिए लिखे तीनों एक साथ क्योंकि इनका रूल लगभग एक जैसा होता है, इसलिए तीनों लिख दिए हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और। इनमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर? ध्यान देना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यदि हो तो इज एम आर वॉज वर ऐसा हो। यदि प्रेजेंट में आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट उनमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, यानी कि आपका पॉजिटिव में। और उसके बाद यहाँ आपको पहला वाला पार्ट यानी कि नॉट ओनली या नाइदर या आइदर लगाना है। ध्यान देना, नॉट ओनली, नाइदर या आइदर पहले यहाँ लगाना है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद आपको मेन वर्ब ऑब्जेक्ट रखना है। देखना मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो किसके, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगी। उसके बाद आपको बीच में क्या जोड़ना है, दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, बट आल्सो। ध्यान देना, बट आल्सो या नॉर या और, जो भी यहाँ होगा उसका जो अपने साथ वाला पार्ट। जैसे नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, बट आल्सो से। नाइदर का किससे बनता है, और नॉर से, और आइदर का और से। और उसके बाद जो भी आगे सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। ध्यान देना, जो भी आगे सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही इज गोइंग टू मार्केट। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको समझ जाए। ही इज गोइंग टू मार्केट एंड सी इज गोइंग टू मार्केट। वो मार्केट जा रहा है, किसी लड़की की बात हो रही है, या फिर मैंने कहा नीचे कि सी इज़ गोइंग टू मार्केट। दो सेंटेंस हमारे सामने दिए हैं और इनको बोला जाएगा कि क्या कीजिए, नॉट ओनली से जोड़िए। ये एकेडमिक में आता है इस तरह से, कॉम्पिटिटिव में आपको एरर के रूप में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो जोड़ेंगे कैसे, चलिए, ही इज़, अब यहाँ देखिए ही इज़, अब यहाँ इज लग गया तो तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, नॉट ओनली। तो यहाँ हो गया ही इज़ नॉट ओनली, ध्यान देना, ही इज़ नॉट ओनली गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पहले पार्ट तक हो गया। अब दूसरा पार्ट बीच में लगाएंगे तो बट आल्सो, ध्यान देना, बट आल्सो। अब हम दूसरा सेंटेंस लगाएंगे, क्या करेंगे, दूसरा सेंटेंस लगाएंगे। दूसरा क्या दिया है, सी इज़ गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ सी इज़ गोइंग टू स्कूल दिया है, सारी चीज़ें कॉमन हैं, जो चीज़ें कॉमन है उनको हटा देते हैं, यानी कि जो चीज़ें कॉमन है, एज कॉमन है, गोइंग कॉमन है, टू कॉमन है, स्कूल कॉमन है, तो यहाँ अलग क्या है, सी। तो यहाँ सी देखने को मिलेगा, बन गया हमारा बिल्कुल सही। ही इज़ नॉट ओनली गोइंग टू स्कूल बट आल्सो सी, मतलब ना केवल वो स्कूल जा रहा है लेकिन वो भी जा रही है। यहाँ पूरा नीचे जो सेकंड सेंटेंस है उसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कॉमन चीज़ें होती है उनको हटा दिया जाता है। यस और नो। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा he is not studying properly और he is not going to school। ध्यान देना, he is not studying properly, he is not going to school, ये आपके सामने है। अब इसको जब बनाएंगे तो कैसे, नाइदर नॉर से मान लो आगे आपके एग्जाम में बनाने के लिए, तो नाइदर नॉर से कैसे बनेगा, तो हो जाएगा he is neither studying properly nor going to school। अब यहाँ देखिए नाइदर वाले सेंटेंसेस में नाइदर से जब जोड़ते हैं तो नॉट को हटा दिया जाता है, क्योंकि नाइदर का मतलब ही क्या है, ना वाला है, तो ना इसमें लगाने की यानी कि नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमने तीनों देखे, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तीनों का एक जैसा रूल होता है और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ एरर जो आएगी वो आएगी कि नॉट ओनली के साथ यहाँ एंड आल्सो दे देंगे या और आल्सो दे देंगे, तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, वो ये एरर आ सकती है। बाकी नाइदर के साथ नॉट दे देंगे, नॉर नहीं देंगे, नाइदर के साथ और दे देंगे, नाइदर के साथ एंड दे देंगे, लेकिन आपको याद रखना है नाइदर के साथ नॉर होना चाहिए। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इनको।
चलिए तो अगला है आपके सामने सो दैट और टू टू। ध्यान देना, सो दैट और टू टू मैंने दोनों साथ में ले रहा हूँ। साथ में इसलिए ले रहा हूँ कि एक दूसरे के जगह यूज किए जाते हैं। यदि सो दैट दिया हो तो टू टू लगाना होता है एग्जाम में, और टू टू दिया हो तो सो दैट लगाना होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा अलग तरीके से आता है, ज़्यादातर एरर में आता है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, सो दैट का मतलब होता है इतना की। क्या मतलब होता है? इतना की। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जब मैं लिस्टेड करवाए थे। अब यहाँ क्या करना है कि जो टू दिया है, TOO टू, उसको हटा के क्या लगाएंगे? सो। और सो दिया होगा तो टू लगाएंगे, आपस में उल्टा कर देते हैं। सो दैट दिया हो तो टू टू लगाएंगे, टू टू दिया हो तो सो दैट। और ये जो TO2 है इसको हटा के दैट, सब्जेक्ट कैन या कुड। अब हमारे पास दो चीज़ें, ध्यान देना, कैन ओब्लिक कुड। तो कैन लगाते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए, और कुड लगाते हैं पास्ट के लिए। ध्यान रखना, कुड पास्ट फॉर्म को बताता है, कैन प्रेजेंट या फ्यूचर फॉर्म को बता सकता है। इसमें लगा सकते हैं और उसके बाद नॉट लगाएंगे और आगे जो भी होगा उस तरह से। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। ये लिखा है आपके सामने एग्जाम्पल, ही इज़ टू वीक टू स्टडी मैथ्स। वो मैथ्स पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर है। तो यहाँ जब आंसर देंगे इसमें एग्जाम में इस तरह से आ जाएगा कि सो दैट से बनाइए। क्या कीजिए? सो दैट से बनाइए। अब इसमें देखिए, ही इज सो वीक, वो इतना कमज़ोर है। टू की जगह क्या कर दिया हमने? सो लिख दिया। वीक दैट, अब यहाँ टू की जगह, इस वाले टू की जगह क्या किया? दैट। अब सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ ही आ गया। अब प्रेजेंट वर्क की बात हो रही थी ऊपर, तो यहाँ कैन लग जाएगा, कैन नॉट स्टडी मैथ्स। इस तरह से बन गया। इजी। दो चीज़ें याद रखी, टू को हटा के सो लगाया और TO2 को हटा के हमने दैट, सब्जेक्ट और कैन नॉट लगाया। बात यहाँ क्लियर हुई। अगला एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। सी इज़ टू लेजी, वो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही आलसी है। टू, अब एक अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जगने में। तो सी इज़, अब टू की जगह यहाँ क्या लग जाएगा? सो लग जाएगा। सी इज़ सो लेजी। अब इस वाले टू, TO की जगह दैट सी कैन नॉट अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से बन जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ सी है, प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए कैन नॉट लग गया। अवेक इन द अर्ली इन द मॉर्निंग ये आगे दिया है। अगला देखिए तीसरा। देखिए तीसरे में थोड़ा सा ट्रिकी है समझना। टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, चाय बहुत गर्म है पीने में। तो यहाँ क्या करेंगे? टी इज सो, अब यहाँ TOO की जगह सो लगा देंगे और हॉट, अब यहाँ जो छोटा वाला टू है उसकी जगह क्या करेंगे? दैट। और यहाँ अब सब्जेक्ट की मुश्किल होती है कि सब्जेक्ट क्या रखें, क्योंकि टी है यहाँ। अब टी का यहाँ प्रोनाउन रखेंगे तो टी का प्रोनाउन क्या आ जाएगा? इट। तो यहाँ इट लगा देंगे, इट कैन नॉट बी ड्रंक। और याद रखना इसको पैसिव वॉइस फॉर्म में ले जाएंगे। अब इट क्या होता है? इट ऑब्जेक्ट की तरह काम किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट पहले आया है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये पैसिव वॉइस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो हो जाएगा इट कैन नॉट बी ड्रंक। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो ये था सो दैट और टू का यूज, आपको समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला रूल है आपके सामने। अगला जो कंजक्शन है वो है नो सुनर देन। ध्यान देना, नो सुनर देन और हार्डली व्हेन, दोनों आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दोनों साथ में इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों का रूल लगभग सेम होता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं, इनके रूल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए नो सुनर में मतलब ऐसा ही होता है, एज सुन एज के जैसे मतलब होता है वैसा ही नो सुनर का होता है। कई बार तो हमें एग्जाम में इस तरह से आ जाता है कि एज सुन एज दिया रहता है और उसको हटा के नो सुनर लगाना होता है। कई बार ऐसे आ जाता है कि दो सेंटेंस दिए हैं और दोनों सेंटेंस को किससे? नो सुनर देन से जोड़ना होता है। ऐसे ही हार्डली और व्हेन में आता है। तो मैं आपको रूल बता देता हूं कि सबसे पहले नो सुनर लगाएंगे, उसके बाद जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब। मेन वर्ब आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से लगेगी। ऑब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। दूसरा सेंटेंस जोड़ने के लिए हम क्या है हमारे पास? कंजक्शन देन, यानी कि कंपाउंड कंजक्शन है ये। तो नो सुनर देन, पेयर देन से बनता है। यहाँ एग्जाम में आपको व्हेन भी दे सकते हैं और यहाँ THEN देन भी दे सकते हैं। तो आप याद रखना दोस्तों, यहाँ देन THAN वाला लगेगा। देखिए THAN और THEN में क्या अंतर होता है? THEN का मतलब होता है तो या तब या फिर, ठीक है। लेकिन यदि बात करें THAN की तो इसका मतलब होता है से, ये तुलना करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अब नो सुनर का जो पेयर बनता है THAN वाले देन से बनता है।
और उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा वो आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर दे देते हैं कि जो अगला सेंटेंस है वो पिछला प्रेजेंट में है तो अगला पास्ट में कर देंगे, या पिछला पास्ट में है तो उसको प्रेजेंट में कर देंगे, यानी कि उल्टा सीधा कर देंगे। आपको देखना है कि पहला पास्ट में है, दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए, पहला प्रेजेंट में है, दूसरा भी प्रेजेंट में होना चाहिए। यस और नो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हमें एज सुन एज द टीचर केम इन क्लास, जैसे ही टीचर क्लास में आया, स्टूडेंट स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए। बनाएंगे इसको तो क्या करेंगे, एज सुन एज को हटा के नो सूनर लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब केम लगा है, केम से समझ में आ रहा है सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड यहाँ हेल्पिंग वर्ब निकल के आएगी। तो नो सूनर के तुरंत बाद डिड लगनी है। हो सकता है यहाँ डज लगे, यदि प्रेजेंट होता तो डज लगती, हो सकता है यहाँ डू लगे, हो सकता है यहाँ हैड लगे। टेंस देखना आपको, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया तो हेल्पिंग वर्ब मतलब टेंस आपको देखना है कौन सा टेंस की बात हो रही है। टीचर कम, अब यहाँ केम नहीं रहेगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कम हो जाएगा। इन क्लास, अब यहाँ बीच में जोड़ने के लिए देन लग जाएगा। नो सूनर का पेयर देन से बनता है, तो देन और आगे जो भी सेंटेंस है वो ऐसे ही आ जाएगा। आगे क्या था हमारा कि स्टूडेंट स्टूड अप, तो स्टूडेंट स्टूड अप आप आगे लिख सकते हो। तो ये बन गया हमारा नो सूनर का। अब आ जाइए हार्डली व्हेन से। इसी तरह से हार्डली और व्हेन का होता है। हार्डली सबसे पहले या स्क्रेसली, ध्यान देना हार्डली और स्क्रेसली बात एक ही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और बीच में जोड़ने के लिए व्हेन लगाएंगे। ध्यान देना यहाँ हार्डली का पेयर व्हेन से बनता है। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर के लिए यहाँ देन लगा देंगे या कुछ वेयर लगा देंगे, व्हाट लगा देंगे, कुछ मतलब ऐसा अलग लगा देंगे, लेकिन आपको यहाँ व्हेन ही देखना है और उसके बाद आपको यहाँ सेंटेंस जो भी होगा वो आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें, ही रीच्ड एट स्टेशन, वो स्टेशन पहुँचा, ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। तो इसको अब हार्डली व्हेन से बनाना है, तो हार्डली सबसे पहले। अब यहाँ टेंस कौन सा है, पास्ट की बात हो रही है, डिड आएगा, तो हार्डली डिड ही रीच। अब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हार्डली डिड ही रीच एट स्टेशन, मुश्किल से वो स्टेशन पहुंचा, व्हेन ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, जब ट्रेन चलने लगी। तो इस तरह से आपने ये नो सूनर और हार्डली का यूज़ देखा, बिल्कुल इजी है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि नो सूनर और हार्डली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब रखनी है, बिल्कुल तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब रखनी है, मेन बात ये। और कंजक्शन जोड़ने के लिए नो सूनर के साथ देन, हार्डली के साथ व्हेन, दैट्स इट। ओके, चलिए अगला है आपके सामने इफ़ और अनलेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एकेडमिक एग्जाम में तो हर बार आता ही है इफ़ अनलेस, चाहे आप 10th 9th 11th 12th कोई भी क्लास में हो। तो ध्यान रखना कि इफ़ और अनलेस का मतलब होता है, इफ़ का मतलब होता है यदि, अनलेस का होता है यदि नहीं। ध्यान देना, इफ़ का मतलब यदि, अनलेस का यदि नहीं। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कुछ कुछ कि भैया अनलेस का मतलब है यदि नहीं, इफ अकेले का मतलब यदि, तो इसके लिए हमें साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, नॉट जोड़ना पड़ेगा। तो इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस, यानी कि अब बराबर बात हो रही है कि इफ नॉट इज इक्वल टू अनलेस, दोनों का मतलब अनलेस होता है। अब देखिए यहाँ पेपर में कैसे आएगा और आपको करना कैसे है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, यदि वो गाना नहीं गाता है, यदि वो गाना नहीं गाता है, आई विल सिंग, मैं गाऊंगा। अब क्या करना है आपको, पेपर में आएगा कि क्या कीजिए, इफ को हटा के अनलेस लगाइए, यानी कि यूज अनलेस। अब सबसे पहले क्या करना है काम आपको, इफ को तुरंत हटा के अनलेस लगाना है। क्या करेंगे, इफ को हटा के अनलेस लगाना है। इफ यदि दूसरे पार्ट में है, प्रेजेंट यदि उस साइड है, फ्यूचर यहाँ इस साइड है, तो अनलेस भी इफ वाले पार्ट में लगना है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा काम क्या करना है, अब हमने अनलेस तो लगा दिया इफ की जगह, लेकिन इफ के साथ नॉट भी ढूंढना है और नॉट को भी हटाना पड़ेगा, तब अनलेस बराबर आएगा। तो देखिए इफ वाले सेंटेंस में नॉट देखा, हाँ मिला, बिल्कुल है, यानी कि डज नॉट है। नॉट जैसे मिला तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमें बैलेंस बनाना है। अब नॉट को हटा दिया तो नॉट हटाने के साथ साथ हमें क्या, डज भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि डज भी किस लिए लगा है, नॉट के लिए ही लगा है। अब जब नॉट ही नहीं रहा तो डज भी हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा अनलेस ही सिंग्स ए सॉन्ग, इस तरह से आ जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जैसे डज नॉट हटता है तो वर्ब में एस या ई एस लिखते हैं, ध्यान रखना, वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं यदि डज नॉट हटाते हैं। और एस ई एस का भी आपको पता है कि ई एस लगाते हैं, ओ एक्स सी एच डबल एस,
और SH, ये लास्ट में मिलते हैं तो ES लगाते हैं और बाकी मिले तो S लगाते हैं। डू नॉट मिले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट मिले तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, अनलेस ही सिंग्स ए सॉन्ग, और उसके बाद दूसरे सेंटेंस को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, मतलब छेड़ना ही नहीं है, ध्यान रखना। तो जैसा हो वैसा ही लिख देना, नेगेटिव हो नेगेटिव, पॉजिटिव हो पॉजिटिव, हमने कुछ नहीं, एक नॉट चाहिए था, मिल गया है, बात खत्म। अगला सेंटेंस देखिए, इफ सी इनवाइट्स मी, यदि वो मुझे बुलाती है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा भाई, है ना, वो बुलाएगी और मैं ना जाऊं, कैसे हो सकता है। तो देखिए करना क्या है, यहाँ इफ को हटा के फिर से क्या करना है, अनलेस लगाना है। क्या करना है, इफ को हटा के अनलेस लगाया। अब नॉट को ढूंढना है, लेकिन नॉट पहले सेंटेंस में नहीं दिया है, नॉट पहले में नहीं दिया है तो कुछ कर नहीं सकते भैया, तो कुछ नहीं है, वैसे कि वैसे लिख देंगे, उसमें नॉट है तो नहीं, चाहिए था लेकिन नहीं है, तो हो गया अनलेस सी इनवाइट्स मी। अब यदि पहले में नॉट नहीं दिया होता है तो क्या करेंगे, तो दूसरे में देखेंगे, और दूसरे में नॉट दिया हो तो हटा देते हैं, नहीं दिया हो तो लगा देते हैं। यहाँ नहीं दिया है तो हमने क्या किया, लगा दिया, तो हो गया आई विल नॉट गो। अब देखिए दोनों का मतलब एक जैसा होना चाहिए। ऊपर वाले का मतलब था इफ सी इनवाइट्स मी आई विल गो, यदि वो मुझे बुलाती है तो मैं जाऊंगा, और नीचे वाले का मतलब देखिए अनलेस सी इनवाइट्स मी, यदि वो मुझे नहीं बुलाती है, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। सेंस दोनों का एक ही हो रहा है, बात यहां समझ में आई, दोनों का सेंस एक ही होना चाहिए। नीचे लास्ट एग्जांपल देखिए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इफ यू प्ले, यदि आप खेलते हो, वी शैल विन द मैच, हम मैच जीत जाएंगे। तो देखिए इफ की जगह अनलेस लगा दिया, यू प्ले। अब नॉट इसमें भी नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, नहीं है। अब नॉट नहीं है तो अगले में देखेंगे, अगले में भी नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। यदि दिया होता तो हटा देते, दिया होता तो हटा देते, ठीक है। एक जल्दी से एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, इससे याद रखना, और ये याद रखने वाली बात है ही, इंपॉर्टेंट नोट है। लिखिए, सबसे पहले इफ को हटा के अनलेस लगाते हैं, सबसे पहले इफ को हटा के अनलेस लगाते हैं, उसके बाद इफ वाले सेंटेंस से नॉट को हटाते हैं, यदि दिया हो, ध्यान रखना, यदि नॉट इफ वाले सेंटेंस में मिल जाए तो हटा देंगे। तो इफ वाले सेंटेंस से नॉट को हटाते हैं, यदि डज नॉट हो तो वर्ब में एस लगाते हैं, डू नॉट हटा तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट हटा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। क्लियर, ये पॉइंट है। उसके बाद यदि मान लो पहले में ना, अब देखना अगला पॉइंट, यदि पहले सेंटेंस में नॉट ना मिले तो दूसरे में देखना है, और दूसरे में यदि नॉट दिया हो तो हटा देंगे, नहीं दिया हो तो लगा देंगे। बात यहाँ क्लियर हुई। फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इफ को हटाना है, दूसरा काम क्या करना है, नॉट को हटाना है। यदि नॉट पहले में नहीं दिया है तो क्या करना है, दूसरे में देखना है, और दूसरे में दिया हो तो हटाना है, नहीं दिया हो तो लगाना है। ये आपको मंत्र याद रखना है, और आपको इफ अनलेस की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। तो आई थिंक इफ और अनलेस आपका आज क्लियर हो गया होगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज के वीडियो को यहीं विराम करेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को भी, जिससे उनको भी फायदा हो सके। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एकेडमिक एग्जाम, सबके लिए फायदेमंद है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।